नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बीते एक महीने से आ रही प्राकृतिक आपदाओं ने हिमालय की गोद में बैठे उत्तराखंड राज्य को छलनी छलनी कर दिया है। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। अब जिनका इंतजार था वो आने वाले हैं। जी हां, देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को यानी कल उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड में बीते एक माह में आई प्राकृतिक आपदाओं से पूरा पहाड़ करा रहा है। जिन्होंने अपना मकान खोया, जिन्होंने अपना परिवार खोया और जिन्होंने अपना सब कुछ इन आपदाओं में खो दिया, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। और तमाम कयासों के बीच 11 सितंबर यानी कल खुद देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, जहां वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और संभवतः पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी के आने से क्या हो सकता है, क्या सौगात उत्तराखंड को मिल सकती है ताकि प्रदेश दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ये रिपोर्ट देखिए और इसी के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वो उत्तरकाशी और चमोली जिलों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए शासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में आपदा की दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी राहत और बचाव कार्यों पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। चाहे उत्तरकाशी के धराली सयानाचट्टी की आपदा रही हो या चमोली के थराली और अन्य क्षेत्रों में हुई क्षति की, प्रधानमंत्री लगातार ही मुख्यमंत्री को फोन कर इसकी जानकारी लेते रहे हैं। साथ ही संकट की इस घड़ी में केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। अब वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए 11 सितंबर को खुद उत्तराखंड आ रहे हैं। शासन को उनका प्रस्तावित कार्यक्रम भी मिल गया है। प्रधानमंत्री 11 सितंबर को दोपहर 2 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां से उत्तरकाशी, चमोली जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए शासन स्तर से तैयारियां तेज कर दी गई है। देखिए, जिस तरह इस बार आपदा आई है, जिस प्रकार की क्षति उत्तराखंड में हुई है, तो लगभग 6000 करोड़ का नुकसान हम लोगों ने आंका है, 5700 कुछ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बीच में दौरा, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का रहेगा, ये उम्मीदें लेकर आया है। और मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने वहाँ से क्षतिपूर्ति मांगी है और केंद्र से जो मदद मांगी है, निश्चित तौर पर बढ़ा करके हमको मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और इससे बहुत राहत उत्तराखंड को मिलने जा रही है। इस सिलसिले में मुख्य सचिव ने सचिवालय में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का दौरा करने पहुंचे, क्योंकि वहीं पर पीएम मोदी के साथ अहम बैठक भी होनी है। पीएम का आगमन भी वहीं होगा और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हवाई दौरे पर आ रहे हैं। अच्छी बात है। आपदा जैसे संकट के समय में उनको जनता के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आना ही चाहिए। लेकिन पिछले दौरों में बड़ी बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में की हैं, लेकिन आज तक वो घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरी। उन्होंने आज तक जोशीमठ आपदा के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है। जोशीमठ के लोग आज भी भय के माहौल में हैं और उनको अपने भविष्य को लेकर के अभी भी चिंताएं सता रही हैं। इस बार धराली में, बोसुकेदार क्षेत्र में, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि इलाकों में भारी जन धन की हानि आपदा से हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बहुत विलंब से हवाई दौरे पर आ जरूर रहे हैं, लेकिन इस दौरे से जनता को कितनी राहत मिलेगी, कितने आपदा के जख्मों पर मरहम लग पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पिछले अनुभव उत्तराखंड की जनता के कड़वे हैं, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हवाई दौरे पर आए या जमीनी दौरे पर आए, केवल हवाई घोषणाएं होती हैं, उनकी घोषणाएं धरातल पर उतरती नहीं हैं। लेकिन आपदा जैसे समय में
मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी गंभीरता से जनता के दुख दर्द समझेंगे और जो वास्तविक उपचार आपदा के जख्मों का होना चाहिए वो करके जाएंगे। केवल जो है दिखावे के लिए दौरा नहीं होना चाहिए, इसका रिजल्ट भी आना चाहिए और जनता को राहत भी मिलनी चाहिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव उत्तराखंड से है, क्योंकि उनका आध्यात्मिक जीवन उत्तराखंड की इन्हीं पहाड़ियों में गुजरा है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के आने पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों को कितना राहत पैकेज मिलता है, प्रभावितों के दिन कितने बदलते हैं और क्या बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आने पर करके जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है और दोपहर कल 2 बजे वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज सीएम धामी ने खुद तैयारियों का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर निरीक्षण किया है और ये बताया जा रहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जब दौरा करके पीएम मोदी आएंगे तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही वो कक्ष भी देखा गया है जहां वो बैठक करेंगे। आज सीएम धामी भी अधिकारियों के साथ वहां मौजूद थे। एयरपोर्ट पर ही मीटिंग होगी। क्या दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की ओर से मिल सकते हैं? बीजेपी हालांकि कह रही है कि करीब 6,000 से अधिक का नुकसान, करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। अब प्रधानमंत्री आए हैं और काफ़ी समय बाद उत्तराखंड का रुख किया उन्होंने इस आपदा विपदा की घड़ी में, और ऐसे में प्रधानमंत्री उत्तराखंड को क्या कुछ दे के जाते हैं ये बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी केंद्र की टीम भी उत्तराखंड पहुंची हुई है, आकलन कर रही है तमाम चीज़ों का। और अब प्रधानमंत्री का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है और कई दिन से कयास लग रहे थे कि कहाँ है प्रधानमंत्री, क्यों नहीं आ रहे, बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अब कल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 2 बजे उनका जो वायुसेना का जो हवाई जहाज़ है वो लैंड करेगा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर और उसके बाद प्रधानमंत्री का स्वागत होगा और वहीं से सीधे वो निकल जाएंगे, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण के बाद क्या वहाँ पर आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात करते हैं, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री पे ही निर्भर करता है। और उसके बाद जब वो लौट के आएंगे तो फिर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही तमाम उच्चाधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ वो बैठक करेंगे और नुकसान का पूरा जो आकलन है और केंद्र सरकार क्या कुछ इस घड़ी में सहयोग करेगी, ये तमाम चीज़ों के बारे में वो बताएंगे। कल तक का इंतज़ार है और 6,000 करोड़ से अधिक का नुकसान बीजेपी खुद कह रही है। ऐसे में क्या कोई बड़ी घोषणा भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़े नेता हैं देश के, प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे में सभी लोग मुस्तैद हैं। शासन, प्रशासन, सरकार सब लोग तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि इस दुखद घड़ी में वो आ रहे हैं। सुखद घड़ी में तो वो आते हैं, लेकिन इस दुखद घड़ी में आना जो है ये बड़ी बात है। खुद प्रधानमंत्री का आना ये बड़ी बात है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिन की दिखा रहे हैं। ये जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की तस्वीरें थी जहाँ पर सीएम धामी अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और कहाँ वो बैठक लेंगे अधिकारियों की, सरकार के मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री भी साथ में रहेंगे। इन तमाम चीज़ों का जो मौका मुआयना है वो सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ जो है खुद किया है। और ये आपदा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपदा हालांकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आई हुई है, पंजाब में बाढ़ ग्रस्त है पंजाब पूरी तरह से। तो इस समय उत्तर प्रदेश में भी आप बहुत सारे ज़िले बाढ़ के चपेट में हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अब पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। क्या कुछ तैयारियों में रहेगा, जब पीएम आएंगे कौन कौन उनके साथ जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी क्या लोगों से बातचीत भी करेंगे, ये सारी चीज़ें कल पता चल जाएंगी। और क्या वो उत्तराखंड को दे के जाते हैं आने के बाद, ये सबसे अहम बात रहती है, क्योंकि अभी सभी टकटकी लगाए देख रहे हैं प्रधानमंत्री की ओर कि उत्तराखंड को नुकसान बहुत हुआ है। उत्तराखंड को अब एक विशेष पैकेज मिलना चाहिए ताकि उत्तराखंड दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके।
तो ये बैठक जो है लगातार जो दिन भर चली है, मुख्य सचिव बीते दिन लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। जो स्थानीय प्रशासन है पहाड़ों में वो अपने लोगों के साथ बैठक कर रहा है, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और प्रधानमंत्री का इंतज़ार हो रहा है कि वो आएँ। तो प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और कल 2 बजे वो पहुंचेंगे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। वहाँ मुख्यमंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं उनको रिसीव करेंगे। वहाँ से वो सीधे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वो निकल जाएंगे, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। अब ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि अब क्या वो आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे, ग्राउंड पर उतर के देखेंगे, जायज़ा लेंगे, ये उन पर निर्भर करता है। वहाँ से जब लौट के वो आएंगे तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही सरकार के साथ जो है बैठक करेंगे, शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्या कुछ मिल सकता है प्रधानमंत्री के आने से और कितना उत्तराखंड चाहता है मदद केंद्र से, इन तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेश बिष्ट जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रमोद कपड़वान शास्त्री जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राकेश मिश्रा सर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अंकेश भंडारी जी हैं, यूकेडी प्रवक्ता, और फिलहाल रविंद्र आनंद आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। तो सबसे पहले राकेश मिश्रा सर, बहुत महत्वपूर्ण है, कई दिन से ये कयास लग रहे थे कि अब आएंगे कोई बड़ा नेता, अब आएगा कोई बड़ा नेता, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री का आना एक बड़ी बात है, क्योंकि सुख के क्षण में तो अक्सर आते हैं, लेकिन दुख के क्षण में प्रधानमंत्री का आना क्या मायने रखता है और प्रदेश उनसे क्या चाहता है इस समय? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, है ना। एक पुराना नगमा था कि लेकिन हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, संवेदनशीलता में उनके कोई कमी नहीं है, मानव के लिए काम करने वाले हैं और उनका नेचर भी रहा है। तो मैं तो उनके आने से प्रसन्नता ही व्यक्त करूंगा और चाहूँगा कि हमारे प्रदेश पूरा महीना, ये पूरा बरसात का जो समय गुजरा है, इसमें प्रदेश की में जो भयावह विभीषिकाएँ हम लोगों ने देखी हैं, जनहानि हुई है, जो हमारी संपत्तियों की हानि हुई है, जो हमारे वातावरण की हानि हुई है, जो हमारे क्षेत्रों की हानि हुई है, उसका मूल्यांकन किया जाए। और इस विषय में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि केवल सत्ता ही पक्ष क्यों, सारे पक्ष के लोग एक शिष्टमंडल बनाकर कल प्रधानमंत्री जी से मिलें और पूरे प्रदेश की भलाई के लिए कुछ करें, कुछ सोचें, उन पे भी विचार करें। अगर देश का शासक आ रहा है तो उनसे ये भी तो मांग की जा सकती है, भाजपा ही क्यों कहे कि 6,000 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है। हम अपने सभी राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल से चाहेंगे, मेरी तो यही इच्छा है कि सारे शिष्टमंडल दल के लोग समय लेकर, शासन से समय लेकर, प्रशासन से समय लेकर और प्रधानमंत्री जी से मिले और पूरी चीज़ों का मूल्यांकन का अपना भी पक्ष रखें, जिससे भाई प्रदेश वो किसी दल के नेता थोड़ो हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में ही उत्तराखंड है और उत्तराखंड के लोगों को चाहिए कि सारे दल के लोगों को कल एक शिष्टमंडल बनाकर प्रधानमंत्री जी को चाहे ज्ञापन देते हुए, चाहे उनसे वार्ता करते हुए, प्रदेश में हुई समस्त जनहानियों में समस्त राजनीतिक दलों की एक भूमिका होनी चाहिए। आ रहे हैं, अच्छी बात है, प्रदेश में जाएंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे, लोगों से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ज़मीन पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ये कल देखा जाएगा। जैसे आज वो वहाँ के दौरे पे थे, कल पंजाब के दौरे पे, तो उन्होंने सर्वेक्षण किया और 1600 करोड़ रुपए पंजाब को दिया। भाई प्रधानमंत्री जाएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। 1600 करोड़ उन्होंने दिया, उसमें कितने का उनकी प्रदेश सरकार की मांग थी या कितना उनके अधिकारियों ने असेसमेंट किया। यहाँ तो महीने भर से असेसमेंट चल रहा है, केंद्र की भी टीमें आई हैं, राज्य सरकार अपनी तरफ से असेसमेंट कर रही है, कुछ लोकल स्तर पे भी कुछ चीज़ें देखी गई हैं। तो इन्होंने तो अपना एक परसेप्शन दे दिया है कि इतने 1000 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है। और सच है कि इतना बड़ा नुकसान चाहे थराली हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, तो हर जगह हुआ है, पूरे प्रदेश में बहा है। आप देहरादून में भी नाले बहे हैं, सभी जगह, सब जगह एक वातावरण में आई है। इसके साथ साथ क्यों हो रहा है, बार बार ऐसी विभीषिकाएं हो रही हैं, हम उस पर क्या चेतावनी ले रहे हैं, उस पर भी अगर हमारे राजनीतिक दल विचार रख पाए
सत्ता पक्ष क्या रखता है, विपक्ष क्या रखता है, और राजनीतिक दल जो इस प्रदेश में कार्य कर रहे हैं वो क्या रखते हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि संपूर्ण रूप से मेरा अगर विचार पूछा जाए और मैं किसी राजनीतिक दल का अगर सदस्य होता तो मैं अपने मुखिया से यही कह रहा होता कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कम से कम हम तो अपनी बात रखें। ठीक है सर, ठीक है। प्रमोद कपड़वान शास्त्री जी, क्या कुछ कहेंगे आप? कांग्रेस की तरफ से आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर देवभूमि आगमन पर हम प्रधानमंत्री जी का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। भाई, हमारी जो परंपरा है, हमारी तो अतिथि देवों की परंपरा हमारे प्रदेश के अंदर है, तो निश्चित रूप में जो है प्रधानमंत्री जी इस आपदा की घड़ी में देर सवेर देर आए, लेकिन आए तो सही, अभी कल आ तो जाएंगे, तो उनका हम देवभूमि पर बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। देवभूमि ने उनको बहुत कुछ दिया है, मैं आपको बताऊं। इस देवभूमि ने उन पे बहुत भरोसा किया है और देवभूमि ने उनको 5-5 सांसद के रूप में 5-5 सांसद दिए हैं, राज्यसभा के सांसद दिए हैं, और एक बार में अब के 47 विधायक और उससे पहले 52-57 ऐसा कुछ विधायक उनको दिए। तो निश्चित रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री जी पर देवभूमि के लोगों का बड़ा ऋण है और वो ऋण चुकता करने का इस समय है। अगर प्रधानमंत्री जी, और अपने मुंह से ही प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर उन्होंने तपस्या की है, अब कितनी की है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने इस प्रदेश के अंदर हमारे बद्री केदार की धरती पर उन्होंने जो है तपस्या करने का काम किया। तो उनकी ये तप की धरती भी है, उनकी गुरु की धरती है, तो गुरु की धरती पे ऋण उतारने का ये समय है। प्रधानमंत्री जी देखते हैं कि जो है हमें घाम तापो योजना देते हैं, या हमारे जो 6,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं उसकी भरपाई करने के लिए हमें कुछ देते हैं। मैं आशा है, उम्मीद है और कि भाई प्रधानमंत्री जी को जो है देवभूमि के लोगों ने प्रधानमंत्री जी पर बहुत विश्वास किया है। और प्रधानमंत्री जी, वैसे तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश के अंदर जब इतनी बड़ी, आप देखें कि जुलाई और अगस्त का जो महीना हमारा रहा वो हमारे लिए काली रातें रही। आपने देखा कि किस तरह से जो है घर के घर हमारे तबाह हो गए, हमारे खेत खलियान सब खत्म हो गया, हमारे गांव के गांव समाप्त हो गए, हमारे शहर के शहर समाप्त हो गए, आपने ये देखा। और यही स्थिति देवभूमि अपना हिमाचल की भी है। पर चूंकि मैं तो प्रधानमंत्री, हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम तो प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि दोनों ही आपसी राज्य हैं, वहाँ पर भी बड़ी दिक्कतें हुई हैं और उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। आपको नहीं लगता कि विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए ऐसे पर्वतीय राज्यों को? देखिए, अब आप ये बताएं कि जो पिछला अनुभव अगर हम देखेंगे, पिछला अनुभव ये देखेंगे तो आप ये देखना कि 2014 के बाद में और आज 2025 है, इस 2014 से लेकर के 2025 के बीच में जो समय आया उसमें प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश को क्या दिया वो विश्लेषण आप सब लोग जानते हैं। तो और विशेष राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री जी वहां नहीं दे रहे हैं जहां वो दूसरे की उस पर लटके पड़े हैं। तो उत्तराखंड में विशेष राज्य का दर्जा दे ना दें, लेकिन इस समय हमें जो हमारे उत्तराखंड में जो नुकसान हुआ है, जो हमारे लोग जो है, वैसे मैं आपको बताऊं रोहित, हम पे बद्री विशाल भगवान की बड़ी कृपा है, केदार की कृपा है, माँ गंगा जमुना की कृपा है कि हमारे लोग खुद भी स्टैंड हो जाते हैं। हमारे लोगों पे, क्योंकि उत्तराखंड के लोग बहुत ज्यादा जो है डिपेंडेंट रहने वाले लोग नहीं है। उत्तराखंड के लोग कम संसाधनों में अपना काम चलाने का काम करते हैं। आपने देखा हमारे पहाड़ों में जिस तरह से, लेकिन चूंकि हमने सरकारें हैं हमारे पास में, हम हर चीज पर जो है सरकार को टैक्स देते हैं, ये हमारा अधिकार है। तो हम अपनी अधिकार की मांग प्रधानमंत्री जी से करते हैं कि हमारे राज्य को कल आप आ रहे हैं, आप हवाई दौरे के साथ साथ आप लोगों के बीच में जाइए। भाई ये लोगों ने आपको जोड़ने, आपने आपको बड़ा जनादेश इस प्रदेश के अंदर दिया, तो आप लोगों के पास जाएं और लोगों के दुख में शामिल होकर के वहीं पर तत्काल प्रभाव से उनकी मदद करने का काम करें। क्योंकि देश की जो सरकार है वो बहुत बड़ी सरकार होती है, उनके पास बहुत सारे साधन होते हैं, संसाधनों से संपन्न होते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। राजेश बिश जी, अब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि कुछ दे के जाएं प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक जीवन उनका यही उत्तराखंड में बीता है, जिसको खुद वो स्वयं स्वीकार करते हैं। जी रोहित भाई,
देखिए, मेरा ये समझना है, जिस प्रकार से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में इस समय जो आपदा का कहर बरपा हुआ है, और हमने इन 3-4 महीनों के अंदर देखा कि लगभग अतिवृष्टि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, और इस बीच तो मैदानी इलाकों में भी बहुत अधिक मात्रा में अतिवृष्टि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल का दौरा है, निश्चित रूप से वो प्रदेश के जो इस आम जन को, जिनको वो दिल से अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं, उनके लिए जो हमारी सरकार के द्वारा जो इच्छा जाहिर की गई है कि लगभग 6,000 करोड़ का बजट जो है हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब प्रस्ताव उनके सामने रखा होगा, तो जिस प्रकार से कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब दौरे पे थे, हिमाचल दौरे पे थे, और वहाँ की जो मांगे उनके द्वारा थी, उसके अनुसार जो वहाँ पे गंभीरता से उनको दिया जाना था, उस हिसाब से 1600 करोड़ और 1500 करोड़ का जो विशेष पैकेज उनकी तरफ से दिया गया है। ऐसे ही पूर्व में हमारे उत्तराखंड को भी समय समय पे जब जब आपदा का कहर हमारे लोगों को झेलना पड़ा है, कई लोगों को क्षति हुई है, चाहे जान माल का नुकसान हो, घरों का नुकसान हो, खेत खलियानों का नुकसान हो, उनकी कृषि के द्वारा जो इतनी मेहनत से कम जोड़ी गई उपज है उसका नुकसान हो, उन सब की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी को है। यही इस कड़ी में देखते हुए पहले वो उत्तराखंड के बजाय पंजाब और हिमाचल शायद इसलिए गए होंगे, ये मेरा अपना मानना है कि कम से कम उन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है, तो उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि यार जिस प्रदेश में सरकार थी वहां पे प्रधानमंत्री जी पहले चले गए, और जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो वहां देर से गए। तो उन्होंने पहली प्राथमिकता पंजाब और हिमाचल को दी है, जबकि उतना ही नुकसान हमारे प्रदेश का भी हुआ है। तो ये बात अपने आप में उनका जो विशाल हृदय है, जो खास तौर पे अंत्योदय वाली बात करते हैं, जो देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने की जो उनकी कोशिश होती है, उसी कड़ी में हिमाचल और पंजाब का दौरा उनका उत्तराखंड से पहले रहा है। और जब वो वहां उन लोगों को राहत देकर आए, वहां की सरकारों को राहत देकर आए, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की सरकार को, जहां से हमेशा उनको बहुत अटूट स्नेह मिला है, यहाँ वो जब जब आए हैं, अगर हम पुराने समय से देखते हुए हैं, जब से मोदी जी के यहाँ दौरे लगे हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, तो निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिला है, हमारे यहाँ पे आर्थिकी को बहुत मजबूती मिली है। उसी स्तर पे जो ये आपदा से नुकसान हुआ, इसका भी कल कोई ना कोई ठोस हल निकलेगा, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रदेश सरकार के द्वारा जो विशेष पैकेज के लिए वहां पे निवेदन किया गया, वो पैकेज शायद माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद मिलना चाहिए। जी रोहित जी। ठीक है राकेश जी। अंकेश भंडारी जी, यूकेडी का क्या मानना है? देखिए, अब राकेश मिश्रा जी ने हालांकि सुझाव अच्छा दिया है कि सब लोग मिले और देश के प्रधानमंत्री जाइए, आप लोग मिलिए, रखिए अपना प्रस्ताव। जी, मैं तो पहले ये कहूँगा कि देर आई दुरुस्त आई, पहली बात। और जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव, तो वो हमने पहले भी देखा है और जग जाहिर भी रहा है। लेकिन इस समय, क्योंकि बहुत मुश्किल दौर है हमारे लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जिस तरह से उत्तरकाशी का धराली हो, या चमोली का थराली हो, या फिर चमोली का नंदानगर हो, या ग्वालदम हो, या फिर आपका पिथौरागढ़ का सेंजी हो, या फिर आपका बागेश्वर और हमारे पिथौरागढ़ में हो, जिस तरह से जो आपदा ने पूरे जनजीवन को, जो पहाड़ी जनजीवन है उसको पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। आम लोगों को जो संपर्क मार्ग थे वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं। कई लोगों की जान माल का बहुत सारा नुकसान हुआ है। उन तमाम चीज़ें, जो फसलें हैं, क्योंकि पहाड़ में आप जानते हैं रोहित जी, जिस तरह से वहाँ पे छोटे जोत के किसान होते हैं, मझले जोत के किसान होते हैं, और कई लोग आज आप देख रहे होंगे जिस तरीके से वो आर्थिकी रूप जो, क्योंकि उन क्षेत्रों में अभी रोज़गार का इतना बड़ा वो नहीं है कि सोर्स नहीं है कि जो उनकी जीविका को चला सके। लेकिन उनकी जीविका वही थी, उनकी जीविका एक छोटी दुकान, या फिर खेत, छोटे खेत खलियान, और इस तरीके के छोटे छोटे संसाधन जो उनके थे, और आज उनके पास वो संसाधन नहीं है। और उत्तराखंड का आम मानस देश के प्रधान सेवक से ये टकटकी लगा के देख रहा है, ये देख रहा है कि भाई हमारा प्रधान सेवक हमारे प्रदेश में आ रहा है, वो हमें कुछ उम्मीद, जो हमारा जो पैकेज की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे बीजेपी खुद लगा रही कि 6,000, मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। 6,000 तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जहाँ तक अभी जो ये प्रमुख सचिव हैं और वित्त सचिव ने अभी 5702 करोड़ का इन्होंने एस्टिमेट दिया हुआ है। लेकिन जहाँ तक जो केंद्र की जो टीम पहुँची है, और प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, पहले तो उनका स्वागत भी करते हैं हम, अभिनंदन भी है।
लेकिन उनसे ये उम्मीद भी है कि वो एक जिस तरह का लगाव हमेशा से कहते रहे कि उत्तराखंड के प्रति उनका एक लगाव रहा है और उत्तराखंड वासियों ने उनको उस लगाव का हमेशा से प्रतिफल दिया है। 2 बार सत्ता में लगातार बहुमत से दिया है, उसके बाद 2 बार, तीसरी बार भी अभी बल्कि 5 सांसद दिए हैं और राज्यसभा सांसद भी दिए हैं। उसके बाद आज यदि प्रधानमंत्री जी इस समय आ रहे हैं तो हमें ये उम्मीद है कि उस जो इन्होंने लगाया है उससे भी अधिक उत्तराखंड को राहत पैकेज मिले, लोगों का जो उनका वास्तविक नुकसान हुआ है उसका वास्तविक रूप से धरातलीय मूल्यांकन सही रूप से हो, ताकि सही उन लोगों को मुआवजा सही रूप से मिल सके, उनको एक राहत राशि सही रूप से मिल सके, ताकि वो अपना जो उन्होंने सब कुछ खोया है वो उन्हें पुनः वास्तविक उसको वो करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, ताकि उन्हें एक सहारा मिले, एक हौसला मिले, क्योंकि वो सब चीज़ तो नहीं मिल सकती है, लेकिन एक हौसले की बात है। तो हौसले के लिए हम इस उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि हमारा जो प्रधान सेवक, हमारा जो प्रधान सेवक की हम बात कर रहे हैं, देश के नेता की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ देकर जाए। और उत्तराखंड क्रांति दल तो ये भी कहती है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उत्तराखंड को विशेष राहत पैकेज मिलना चाहिए, जिसकी उत्तराखंड हमेशा से मांग करता है, उत्तराखंड क्रांति दल मांग करता रहा है। ठीक है। और इस आपदा को जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। ठीक है, ठीक। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे और आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका क्वेश्चन आवर में स्वागत है। तो पीएम मोदी कल आ रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है क्योंकि उत्तराखंड आना पीएम मोदी का ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी अपने राजनीतिक मित्रों से समझने का प्रयास करूंगा और राकेश मिश्रा सर के पास भी हम आएंगे, लेकिन पहले मैं प्रमोद कपड़वान शास्त्री जी के पास आऊँगा। शास्त्री जी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को कल जो है ये आपदाएं आ क्यों रही हैं, इन वजहों का भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को ये ना लगे कि भाई यहाँ पर आपदाएं आती हैं तो आती रहेंगी, ये एकाएक इतनी आपदाएं क्यों आ रही हैं जिसको खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, क्या इसका भी अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में पूछना चाहिए जब बैठक होगी? नहीं, निश्चित रूप में देखिए रोहित, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जानते हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जानते? जो 30 करोड़ रुपया उनका मंत्री कह रहा है कि 1-1 करोड़ रुपया हमने जो है खनन वालों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एफडी बनाई। फिर दूसरा उनका पूर्व मुख्यमंत्री उसका खंडन कर रहा है कि 30 करोड़ नहीं, वो 27 करोड़ की हमने बनाई है। तो जो जब आप नदियों में 10-10, 8-8, 12-12, 15-15, 20-20 फुट उसका अगर आप उसका दोहन करोगे, आप जो है पूरी नदियां माफियाओं के हाथ कर दो, बेच दोगे, पूरे पहाड़ आप जो है जिनको बिल्कुल भी पहाड़ों का नॉलेज नहीं है उनके हाथ कर दोगे। तो प्रधानमंत्री विद्वान आदमी है, वो जानते हैं, लेकिन चूंकि अटेजी भर भर करके वो लेते हैं तो इसलिए वो बोल ही नहीं सकते, उसमें वो बोलेंगे ही नहीं, वो जानते हैं इस बात को। आप जो है खनन चुगान के रूप में कर दीजिए उस, और जो है फिर आपदाएं आनी बंद हो जाएंगी। आप बताएं, पहाड़ों में हम ऑल वेदर रोड के नाम पर हमने बेअता धुंध हमने जो है ऑल वेदर रोड के नाम पर हमने अपने पहाड़ काट दिए। आखिर पहाड़ है, पहाड़ एक पत्थर के ऊपर टिका हुआ है, वो हमने चौड़ीकरण के रूप में हमने वो कर दिया। हम अपने धामों तक लोगों को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर, जहां शंख बजना वर्जित है, जहां घंटी बजना वर्जित है, उस धाम में 24 घंटे जो है हेलीकॉप्टर से जो है लोग पहुंच रहे हैं। थार जैसी बड़ी गाड़ी वो पता नहीं कहां होगी, वो केदारनाथ पहुंच गई। तो आप देखिए, पर्यावरण को कौन नुकसान पहुंचा रहा, पर्यावरण को और इस पहाड़ को कौन समाप्त कर रहा, वो हम लोग स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदारी से मैं बोल सकता हूं कि अगर पहाड़ों में जो अगर पहाड़ों का अगर कोई दोहन कर रहा है तो वो राजनीतिक लोग कर रहे हैं। राजनीति जिनकी सरकारें होती है वो उनका जम करके दोहन करते हैं, और वही कारण है कि निर्दोष लोग जो जिनका इतना भी दोष नहीं है, जीरो बराबर दोष नहीं है, वो उसके काल के ग्रास हो जाते हैं, वो उसको भोगने का काम करते हैं, उनकी पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, उनके पैतृक स्थान समाप्त हो जाते हैं, उनके पूजा के स्थान समाप्त हो जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं कि भाई ये जो आपदाएं आ रही हैं, ये आपदाएं क्यों आ रही हैं, इसलिए आ रही हैं बड़ी बड़ी। अब आप ये बताएं, आप ऋषिकेश से और आप कर्णप्रयाग अगर जाएंगे तो आप ये बता दीजिए, आप कर्णप्रयाग जाते समय आपको रेल लाइन कहीं दिख रही है? तो सारी जो है टनल के अंदर है। और जो अगर पहाड़ों को हमने खोदने का काम किया तो पहाड़ हमारे कमजोर हुए, अभी तो गई भी नहीं है।
बद्री विशाल की कृपा रहे, सेक्टर जो है बहुत अच्छा हो जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई विकास भी जरूरी है, विकास की भी एक परिकल्पना है, लेकिन अताधुंध जो विकास हो रहा है, अताधुंध जो विकास हो, अब देखिए धामों को जो है, अब आप बताएं, भगवान नारायण का धाम, बद्री विशाल का धाम, आपने जो है वहाँ मास्टर प्लान लागू करके आपने उसको समाप्त करने का काम कर दिया। अब आप बताएं कि जो है देहरादून जैसी जगह पर भी अगर आप भूवैज्ञानिकों से पूछेंगे तो दूसरी तीसरी मंजिल के बाद में वो कहते हैं कि यहाँ इमारतें नहीं बननी चाहिए। और परसों डीआरएम की मीटिंग थी, मुरादाबाद डीआरएम और मुख्य सचिव के बीच में बैठक हुई है। अब देहरादून से मसूरी भी रेल पहुंचेगी, कर महत्वपूर्ण बैठक थी परसों। अब आप बताएं कि जब हम बहुमंजिली इमारतें बना रहे हैं, हम पेड़ों का कटान करके हम जब कंक्रीट के हम जंगल बना दे रहे हैं, हम अपने जो है धामों को समाप्त खुद कर रहे हैं, उनकी जो महिमा है उसको समाप्त कर रहे हैं, तो आखिर आपदा तो आएगी, ये तो देवभूमि है। ठीक है, जवाब भी तो ले लेते हैं। मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे धामों में आकर के उन्होंने शक्तियां प्राप्त की, उन शक्तियों का उपयोग अब वो अपनी गुरु की नगरी को बचाने के लिए कर दें और यहाँ बैन कर दें आकर के। हमें नहीं चाहिए वो विकास, हम जो है छोटी गाड़ियों में ही पहुंच जाएंगे बद्री विशाल केदारनाथ की यात्रा पे। और अच्छा, क्या आप कपरवाल जी ये भी मानते हैं कि जितना ये चारों धामों में आवाजाही बढ़ी है, व्हीकल्स की संख्या, गड़गड़ाहट, शोर शराबा, ये भी कहीं ना कहीं कारण है? निश्चित रूप में मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप थोड़ा सा अपने शास्त्र उठा के देखिए ना। हमारे यहाँ देखो, भगवान विष्णु को शंख बहुत प्रिय है। आपने देखा सत्यनारायण की हम कथा करते हैं तो शंख बजाते नहीं बजाते हैं। और सत्यनारायण का मतलब भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है कि वो जो है शंख ध्वनि उनके यहाँ हो, लेकिन बद्रीनाथ में वर्जित है। इसलिए वर्जित है कि वो ग्लेशियर से टकराता है, उसकी आवाज ध्वनि जो है ग्लेशियर से टकराती है। बाबा केदार के यहाँ शंख भी और घंटा भी दोनों ही वर्जित है, वहां जो है वो बजते नहीं है। तो जो हमारे जो पूर्वज थे, भला ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो वैज्ञानिक थे, वो जानते थे कि किस तरह से जो है इन ग्लेशियरों को बचाया जा सकता है। और आज की जो स्थिति है, जितना अभी मैं देख रहा था परसों में किसी चैनल पे मैं देख रहा था कि वो आदि कैलाश में जहां भगवान शंकर का बड़ा सा बना हुआ है, उसके ऊपर चल करके वो जो है भारत का झंडे को लहरा रहा, तो भगवान शंकर उसको मानते हैं। तो जब हम हमारे जब उत्तराखंड की एबीसीडी आप जानते नहीं है, उत्तराखंड की संस्कृति आप जानते नहीं है, और तमाम दुनिया के लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो मुझे ये भी लगता है कि सरकारों को, चाहे वो हमारी रही हो या प्रदेश की वर्तमान की सरकारें रही हो, उनको ये बिल्कुल बैन कर देना चाहिए कि जो ग्लेशियर के नजदीक वहां कोई पहुंचे ना, धामों के नजदीक, धाम के बाद में बद्री विशाल के धाम के बाद में कोई जाए ना, केदारनाथ में मंदिर के दर्शन करने के बाद कोई जाए ना, और आडंबर वहां बिल्कुल ना हो। ठीक है, राजेश बिष्ट जी, आप जवाब दे दीजिए। ये बहुत सारी चीजें हैं कि क्या प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों का अध्ययन भी करेंगे कि आपदाएं क्यों आ रही हैं? और बहुत सारी बातें आपके राजनीतिक मित्र ने बोली हैं, कांग्रेस प्रवक्ता ने, आपका क्या मानना है इनके सुझाव पर? रोहित भाई, देखिए, एक विषय पे दो तरह की बातें तो नहीं हो पाती हैं। हमारे साथी कपड़वान जी ने अभी एक बात कही कि प्रदेश सरकार इतना अथाह विकास कर रही है, जिसकी मान्यता, जिसकी सहमति और जिस बात को विश्वसनीयता से उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से कहा है, तो एक बात तो सही है उसमें कि सरकार पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा विकास कर रही है। लेकिन जब इनके साथी दूसरे मंचों पे, सड़कों पे या मीडिया के सामने जब चिल्ला के कहते हैं प्रदेश सरकार काम नहीं कर रही है, प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो दो तरह की बातें तो एक मंच से, एक पार्टी के द्वारा तो नहीं हो पाएंगी। तो जहां तक इन्होंने पर्वतों में विकास की बात करी है, मैं जब थराली और धराली दोनों के व्यूज को आपने भी देखे होंगे, उनके विजुअल्स को भी देखे होंगे, तो मेरी समझ में ये बात आया कि धराली के अंदर एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव कई वर्षों से बसावट में था। वहां पे विकास के नाम पे ऐसी कौन सी इंडस्ट्री लगी थी, कौन सा टनल लगा था, कौन सा हेलीपैड था, जो पीछे से वहां से ग्लेशियर फूटता है या अतिवृष्टि होती है, बादल फटता है। और इसी प्रकार से हम अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल को देखते हैं, जहां विकास, जब हम उन पर्वतों में देखते हैं तो उन विकास के नाम पे हमें दिखता है कि हर घर में सड़क पहुंची हुई है, हर जगह पे हेलीपैड की व्यवस्था है, हर जगह पे लोगों के पास संसाधन मुहैया हो रखे हैं। अब हमारे साथी कपड़वान जी हैं, ये पर्वत से उतरकर नीचे आए हैं और मैदान में जहां कहीं पे भी रह रहे होंगे, मैं भी कहीं पर्वत से उतर के नीचे मैदान में रह रहा हूंगा।
आपके स्टूडियो तक आने के लिए इन्होंने वाहन का इस्तेमाल करा होगा। भाई शोर शराबा तो शहर में भी बहुत ज्यादा हो रहा है, साउंड पोल्यूशन तो यहाँ पर भी है, एयर पोल्यूशन यहाँ पर भी है। आपने क्यों नहीं शुरुआत करी कि मैं घर से स्टूडियो तक पैदल आऊं? लेकिन हम तो आराम चाहेंगे, हम एसी गाड़ी में आएंगे, ड्राइवर भी होगा हमारे साथ, आपके स्टूडियो में भी एसी कमरे में बैठेंगे। तो ये क्या भारतीय अधिकार जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक बड़ी दिक्कत है कि ये कहाँ की भाई बात साहब कहाँ समय लेके पे जाते हैं। बोलो अपने। अरे इस हम आदत बद्री को विशाल थोड़ा की सा बात ठीक कर करो। रहे हैं, आप हम इतने पहाड़ों senior की बात आदमी हो। कर रहे हैं, आप इतने सीनियर आप आदमी हो, समय देहरादून का की बात इंतजार कर रहे हैं, मैं करो। ये पहाड़ों की शिष्टता बात कर रहा हूँ, बनाओ आप। जहाँ ये वर्जित है, शिष्टता यहाँ कभी बनाओ आप वर्जित नहीं डिबेट रहा। को। ये यहाँ डिबेट की कभी- शिष्टता मैं बनाओ आपको भाई बत- साहब। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, शिष्टता यहाँ बनाओ कभी डिबेट वर्जित की। नहीं रहा। यहाँ अगर मैं पहाड़ों आपके बीच में बोलने जहाँ लगूंगा, वर्जित है, वहाँ मैं की बात आपके बीच मैंने में बोलने आपसे की। लगूंगा, तो कोई आप बात अगर नहीं बोल मेरे पाएंगे। बोल सवाल को गलत तरीके रोहित से भाई, बोलेंगे तो मुझे ठीक बहुत है, अच्छा समय की शिष्टता को बना के रखिए। ठीक है, क्योंकि बोलिए। गरिमा से बात होगी तो मेरी बात भी सुनी जाएगी, उनकी भी बोलिए। सुनी जाएगी। बोलिए, अब बोलिए। मैंने सच बोलना शुरू करा तो उनकी परेशानी शुरू हो गई, वो सहन नहीं कर पा रहे इस तकलीफ को। उनका अब हम कहने का प्रभुत्व की मतलब बात है कि कर जहां रहे हैं। वर्जित मैं है। समझ गया भाई मैंने साहब, मैं देहरादून की बात कभी नहीं कही, मैं बद्री मेरी और बात केदार की सुनिए। बात कर रहा हूँ। ये देहरादून भी एक समय पे ऐसा था। मैं बद्री ये और देहरादून केदार भी की हम बात भी- कर रहा हूँ, सुनिए, मैं सुनिए। देहरादून की एक बात नहीं सेकंड कर रहा भाई मैं। साहब, सबर सबर करो, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो आप। जहां हमारे शास्त्री जी रहते हैं, इनसे 100 मीटर दूर मैं रहता हूं भाई साहब, बहुत दूर नहीं रहता हूं। तो मैं भी जिस इलाके में रहता हूं, जब 2009 पे हमने यहां घर बनाया तो मेरे पड़ोस में एक घर नहीं था। तो क्या लोगों को अधिकार नहीं है मेरे बराबर में घर बनाने का? क्या उस सड़क को पक्के होने का अधिकार नहीं है? जब वो ग्रामीण इलाका था, नगर निगम का इलाका, सीवर लाइन के लिए इनके भाई साहब के घर से ही सड़क पूरी खुदती हुई खुगरी फैक्ट्री होते मेरे बालावाला पहुंची हुई है। तो क्या मुझे जानकारी नहीं है कि सरकार विकास के नाम पे क्या काम कर रही है? सुविधाएं हमें सारी चाहिए, लेकिन बीजेपी पार्टी विकास करेगी तो हम उस पर कुछ सवाल उठाएंगे। ठीक है, हम बाबा बद्री केदार की बात कर रहे हैं। ठीक। अब कोई व्यक्ति केरला से आ रहा है, 85 वर्ष की आयु है, वो बाबा केदार, हमारे सनातन धर्म के अंदर अगर 4 धामों की यात्रा की मान्यता है, तो क्या उसको अधिकार नहीं है वहां जाने का? हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, लोग चांद पे पहुंच गए हैं, नए नए ग्रहों पे खोज की जा रही है। क्या हमारे उस वयोवृद्ध वरिष्ठ व्यक्ति को, उस परिवार के व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि जब हमारे देश के आखिरी कोने से वो बाबा बद्री केदार के दर्शन करे? उसको ठीक, क्या पीठ पे ठीक, उठा के ले जाएगा कोई? ठीक है। तो ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, ठीक। तो लोगों के उस सनातन धर्म के प्रति आस्था की वजह से हो रही हैं, व्यवस्थाएं ठीक ठीक है। हो रही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ठीक है। होती तो क्या ये यात्रा को बंद कर देती? हेलीपैड सेवा वहां पे ठीक नहीं है। देती क्या ठीक जनता है। को? आएंगे, तो इस पे दोबारा इनके आएंगे। विकास अंकित कार्य जो भंडारी जी। रुके हैं, इसकी कारण ही ये यहाँ नहीं आ पाए। अंकेश भंडारी जी, आपका क्या सुझाव रहेगा? प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि उनको और किन किन चीज़ों का आकलन करना चाहिए? जी रोहित जी, जैसे कि मेरे दोनों साथियों ने अभी बात रखी, अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और रखना चाहूँगा। दोनों पार्टियों को मौका मिला है सत्ता में रहने का, और दोनों ने बारी बारी से इस प्रदेश में राज किया है। और दोनों की नीतियाँ आपने देखा होगा, जब कांग्रेस का समय था उस समय भी आपने देखा 2013 में किस तरह से केदारनाथ आपदा आई, और उसके बाद उस आपदा के बाद क्या हुआ, और आज जिस तरह से बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी वही कर रही है। और आपने तो बीजेपी के उसमें तो और ज़्यादा बुरे हाल हैं। आप देखिए, सीधा आप देखिए, खनन का जो है पूरे प्रदेश में खनन माफिया बैठा दिए, और आज जिस तरह से पहाड़ों को नोच करके इन लोगों ने पूरा पहाड़ बेच दिया है, और पहाड़ों के खोखले आप देखिए। ऑल वेदर रोड की आप बात करें तो ऑल वेदर रोड आपने जो है भारी कंपनियों को, यहाँ के जो लोकल के जो ठेकेदार थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो पहाड़ी लोग थे, उनको पता है कि पहाड़ किस तरह से किया जाए, कैसे कटान होती है। पहले भी तो रोडें कटी है, लेकिन आज रोडें देखो ना, आपने अपने हित साध करके यहाँ का ना दे करके आपने उन्हें बाहरी राज्यों, अदर्स स्टेट को दे दिया, जिनको पता ही नहीं पहाड़ में कैसे रोड बनती है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि भाई कपरान जी ने एक बात कही कि जो हमारे धार्मिक स्थल है, वास्तविक रूप से बहुत बड़ी बात है, जो धार्मिक स्थल हैं उनके स्वरूप को जिस तरीके से इस सरकार ने, एक तो तीर्थाटन अलग बात है, आपने उसको पर्यटक स्थल बना दिया। और आज जिस तरह से बद्रीनाथ में आप देखिए, इन्होंने जो पुनर्निर्माण का कार्य किया, मास्टर प्लान लागू किया, बद्रीनाथ में जो हमारे पांडा समाज हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं, आज वहाँ पे लगभग 1 महीना हो गया और वो आज आंदोलन कर रहे हैं उस मास्टर प्लान को लेकर के। आपने पहले तो उनकी कमर तोड़ दी रोजगार के लेकर के, दूसरी बात आपने उन प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए और आपने उन्हें जो है खुद से भी उनकी आर्थिकी तोड़ करके उनमें डबल मार कर दी। उसके बाद मैं बात करता हूँ केदारनाथ की। केदारनाथ में आपने देखा होगा, आपदा के बाद ये मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहते हैं, और पुनर्निर्माण के बाद आप जिस तरह से देख रहे हैं वहाँ होटलों का इतना निर्माण, अंधाधुंध निर्माण हो रहा है। आपने उसके वो तो छोड़िए, आप हेली के बाद तो आप वहाँ ई रिक्शा भी लेके चले गए, आप थार लेके चले गए। तो आप किस तरह की वो करना चाहते हैं? क्या वो हमारे पर्यटक स्थल हैं?
वो हम लोग आस्था का केंद्र रहा है और हम तो हमेशा से कहते रहे आस्था के केंद्र को ना छेड़ा जाए। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से राज कर करके आज इस प्रदेश का इस तरह का हाल कर दिया। उसके बाद आप पिथौरागढ़ में ओम पर्वत देखिए आप, आज वहाँ पे जो हम कहते हैं डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन विकेंद्रित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए और संतुलित नहीं होना चाहिए। आज इन्होंने जो है पूरे प्रदेश को असंतुलित विकास की श्रेणी में खड़ा कर दिया। जो वास्तविक रूप से पहाड़ों को चाहिए था ये लोग वो चीज़ नहीं दे पाई, दोनों पार्टियां नहीं दे पाई, बारी बारी से राज किया। लेकिन आज देखिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है, शिक्षा की क्या हालत है प्रदेश में, और उसके ही तरह स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए ना। पहाड़ी राज्य का निर्माण हुआ इसलिए हुआ था कि हमारा जो विकास हो वो सिर्फ बाबर तक ना हो, तराई क्षेत्र तक ना हो, उनको जो है दूरवर्ती सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों तक हम उसको पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि जो विकास का विकेंद्रीकरण हो तो पूरे प्रदेश में हो। और आज इन्होंने पूरे जो सिस्टम है, इको सिस्टम को पूरा ध्वस्त कर करके इस अस्थायी राजधानी देहरादून तक सीमित रख दिया। आपने देहरादून के इर्द गिर्द उसको जो है विकास की वो कर दी। लेकिन पहाड़ों की बात आती है तो आपने पहाड़ों को आज तहस नहस कर करके जिस स्थिति में लाए हैं, ये इन दोनों पार्टियों के वो है, इन दोनों पार्टियों के कारण इस प्रदेश की ये हालत हुई है। आपदा भी आज जो आपदा आई है, आप देखिए ना धराली में जो आपदा आई है उसमें इतने, एक बार बताइए निर्माण के लिए किन लोगों ने वहां पर इनको वो दिया, परमिशन दी? क्या इनकी सरकार में आपने कैसे परमिशन दे दिया? आप बताइए ना। आपने जिला प्राधिकरणों का आपने गठन किया, उसके बावजूद भी आपने गठन करने के बाद भी आपने क्यों मॉनिटरिंग नहीं की सही से? ठीक है, आपने फिर आपने गठन क्यों किया? ठीक है राकेश मिश्रा सर, अब मेरा आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि चलिए मोदी जी ने 6,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो स्वीकृत कर लिया, ठीक है, प्रदेश को बिल भी गया, तो ये कैसे धरातल पर उतरेगा और कैसे जो पीड़ित है, जो क्या उनको 5-5 लाख रुपए मिल गए और उस 5 लाख में वो कैसे अपना मकान बनाएगा? और क्या भारत सरकार को भी नहीं अतिरिक्त मुआवजा देना चाहिए ताकि एक ढंग का मकान तो बना ले? इस पैसा का कैसे प्रयोग होगा? अब देखिए, आपकी टीवी के माध्यम से और अपने सभी दर्शकों के माध्यम से और प्रदेश के माध्यम से देखिए, 5 लाख तो हमारा प्रदेश सरकार का आपदा राहत कोष है, उसमें हम 5 लाख देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो इस रकम को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये विषम परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। आप बताइए, जो ईंट आपको 6,000 रुपये 8,000 रुपये में देहरादून मिलती है, अगर उसे उत्तरकाशी ले जाना है तो 3,000 तो उसमें भाड़ा ही लग जाएगा। उसका रेट वहां पहुंचते पहुंचते 9,000 हो जाएगा। तो अगर जिसका मकान भी टूटा है या जिसका परिवार खोया है, अगर उसका पुनर्वास करना है तो उसके लिए हमें अतिरिक्त राशियों की जरूरत पड़ेगी। और ये सरकार की भी दायित्व बनती है, और सरकार सही रूप से काम करे, इसके लिए विपक्ष भी दायित्व उसका भी है। विपक्ष का काम क्या है? वो मूल्यांकन करने का काम है। उसे भी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस पुनर्वास के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। वो मैं पिछले 2 महीने से चिल्ला रहा हूं। जब सदन चला गया, जब विपक्ष की सबसे ज्यादा जरूरत वहां थी सरकार को आईना दिखाने की, तो पूरा सदन 1.5 घंटे में चला गया। जब संसद यहाँ पे और हमारी बात को ऊंचा रखने की बात थी, तब चला गया। कारण क्या है? उसके लिए जब चर्चा हो रही थी उस समय भी हम मूक दर्शक बने देखते रहे। अब चूंकि आपदा गई है तो आपदा कहीं अवसर ना बन जाए भ्रष्टाचारियों के लिए। कैसे बन जाती है सर? वो सबको पता है, भ्रष्टाचारियों के लिए अवसर बन जाता है। तो वो ना बन जाए, इसके लिए सरकार को मुस्तैद रहना पड़ेगा, देख रेख में काम करवाना पड़ेगा, और विपक्ष को उसका बाकायदा मूल्यांकन करना पड़ेगा। सरकार में जो गणतंत्र की व्यवस्था है, जनतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, वो इसीलिए है कि कोई एक मालिक नहीं है। एक एक पाई का हिसाब एक एक जनता का पैसा है। ये लोगों के टैक्स से उसूली गई रकम है। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ मिश्रा सर कि जो 6,000 करोड़ का जो एस्टिमेट बता रहे हैं, इसमें क्या पीड़ितों के मकान बनवाने और इनके दुकानों का समग्र विकास की बात है? समग्र विकास, उसमें पीड़ित जन जितने हैं आपदा से और रोड अभी तक तो यही नहीं पता कि 5-5 लाख रुपए मिल भी गए, कैश हुए कि नहीं हुए। अब ये तो सरकार बताएगी कि उनके पास क्या डाटा है, कितने लोग मरे। अभी तक तो कोई ऐसी लिस्ट भी एक बार 141-42 लोगों की लिस्ट आई थी। उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी जानकारी आपके पास है तो मुझे बताइए। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई कितने मृतक आश्रित हैं, कितने हैं। हम तो चूंकि जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में चुनावी राज्य है। मैं वहाँ शासन से फोन आया कि भाई आपके क्षेत्र में अगर जो 11-12 मजदूर मिले थे, हम शासन से मांगते रहे, नाम उनका नहीं मिला हमको। नहीं तो 3.5-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए तो हमारी बिहार सरकार दे रही थी।
वहाँ आया मेरे पास, वहाँ के कई मंत्रियों का फोन आया कि मिश्रा जी आप हमें लिस्ट भेज दीजिए, हम आपके माध्यम से वहाँ की सरकार को 3.5 लाख का कंपनसेशन बिहार सरकार देने को तैयार थी। तो ठीक है, हो जाता उनका भी, मैं नाम मांगता रहा, सूची नहीं मिली, हो सकता है भविष्य में, अभी केंद्रीय समिति के कुछ लोग आए हैं, उनसे चर्चा चली है तो वो दे देंगे, तो उनको बिहार सरकार भी कंपनसेशन कर देगी चूंकि वो प्रवासी मजदूर थे। दूसरा यहाँ पे जो आया है उत्तराखंड के निवासियों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उनके पुनर्वास के लिए ये 5 लाख की रकम ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। 5 लाख में क्या बनता है जी? ठीक से दीवार नहीं खड़ी होती। और मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता जी से एक चीज पूछना चाहता हूं, थराली की जिस दिन आपदा उत्तरकाशी में आई थी, उस दिन का वीडियो अगर विजुअल आपकी टीवी पे है तो अभी आप इनको दिखा दीजिए। एक एक होटल 5-5 मंजिल के थे सर। वो देखा है, सबने कई बार देखा है। वो किसके आदेश पे बने थे? आज भी पूरी की पूरी नदियां आच्छादित है। आप किसी भी इलाके में चले जाइए, आप देहरादून में रिस्पना पे चले जाइए, ठीक है, कोई ऐसी नदी बताइए कि जहां जिसको पूरी तरह से कवर न कर दिया गया, जल निकासी का प्रबंधन है क्या? ठीक है सर, अब कार्यक्रम समापन का समय है। मैं चाहता हूं 1 मिनट आप और लीजिए, बाकी फिर मैं तीनों में समझने की बात है सर, समझने की बात है कि अगर पूरे प्रदेश में सारे लोग, जितने भी शासक हैं, प्रशासक हैं, हमारे शासन करने वाले दल हैं, हमारे विपक्ष में बैठने वाले दल हैं, ये प्रदेश अगर बचा रहेगा तो हमारी आपकी राजनीति भी बची रहेगी। मैं भी विश्लेषण करने के लिए आपकी टीवी में बचा रहूंगा। ये कपलवान जी भी अपने प्रवक्ता के लिए बैठे रहेंगे, बिष्ट जी भी अपने लिए बैठे रहेंगे। इसके लिए जरूरी यह है कि प्रदेश बचना चाहिए और इसका असेसमेंट होना चाहिए। और मैं फिर एक बार पुनः आपकी टीवी से मांग कर रहा हूं, कल प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, परसों विपक्ष को यह बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। अगर इनके पास कोई ऐसी नीति है और ऐसी कोई जानकारी है तो ये प्रधानमंत्री जी से मिलकर और प्रदेश के विकास के लिए वार्ता करें। भंडा जी 30 सेकंड है जी। कपरान जी की एक बात जो कपरान जी ने कही कि जो राहत राशि मिले 5 लाख रुपये, ऊँट के मुख में वाकई जीरा है वो, एक तरह से देखा जाए जितना नुकसान हुआ है। लेकिन यदि बात होती है 6,000 करोड़ की, यदि मिलती भी है 6,000 करोड़ रुपये राहत पैकेज जैसे कि ये लोग कह रहे हैं, यदि प्रधानमंत्री जी देते हैं वास्तविक रूप से, तो ये ना हो कि ये इसमें फिर 2013 की तरह अपारदर्शिता हो और बंटवारा हो, हिस्सेदारी लगे, नेताओं की हिस्सेदारी लगी, बाद में पता चला भ्रष्टाचार हो गया है। तो इस तरह की स्थिति ना हो, जो वास्तविक रूप से इस में प्रभावित हुए उन तक ये राशि पहुंचे और उन लोगों को हौसला मिले, ताकि उन लोगों के लिए आगे के लिए कई व्यवस्थाएं बन सकें। 30 सेकंड राजवीर, 30 सेकंड है। रोहित जी देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कल को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तराखंड के दौरे पर हैं। निश्चित रूप से जो पैकेज प्रदेश सरकार के द्वारा मांग की गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे और हमारे जो प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे प्रभावित जनता है, उन सबके लिए ये उपयोगी होगी। और जो विकास कार्य रुके हुए हैं या जो प्रभावित हुए, उन सब में इस पैसे का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाएगा। ठीक है, कब शास्त्री जी? देखिए, मेरी एक ही शंका है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले तो 5-5 हज़ार रुपये देने का काम किया तो वो लौटा दिएगा, फिर 5-5 लाख रुपए दिए, जो अभी सुनने में आ रहा है कि चेक कैश हो नहीं रहे हैं। एक तो वो जो लोगों को राशि मिल रही है, छोटी छोटी राशि मिल रही है, वो मिल जाए। और दूसरा, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन जरूर करूंगा कि आप जो पैसा देंगे वो भारतीय जनता पार्टी उसको जो है आपदा में अवसर ढूंढने का काम न करे, बल्कि उस पैसे को उन लोगों तक, पीड़ितों तक वो पहुंच जाए। और अमूमन जो भारतीय जनता पार्टी का जो रीति नीति है, वो कफन में की चोरी करने वाले लोग हैं। तो मुझे यही आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी आपदा पीड़ितों की राशि को न खा जाए, उसके लिए जो है हम प्रधानमंत्री से मांग करेंगे और कांग्रेस उसके लिए जो है डटकर उनका मुकाबला करेंगी। मिश्रा जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, तो मैं आपको मिश्रा जी बता दूं, प्रधानमंत्री अपने प्रदेश के मंत्रियों से नहीं मिलते तो मुख्य विपक्षी दल उनके लिए क्या है? मुख्य विपक्षी दल से वो कभी नहीं मिलेंगे। और मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि जब आपदा इस प्रदेश के अंदर आई तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को खुद रास्ते में रोक दिया गया, सबने देखा। तो वो जो है आपदा ग्रसित क्षेत्रों में जाने तक नहीं दे रहे हैं। एयरपोर्ट तक जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप जाइए। तो राजेश बिष्ट जी, प्रमोद कपड़वा शास्त्री जी, राकेश मिश्रा जी और अंकेश भंडारी जी और रविंद्र आनंद जी शायद आज आए ही नहीं, रविंद्र आनंद जी आए नहीं। हम चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी हमारे सम्मानित मेहमान हैं। आज की चर्चा काफ़ी सार्थक साबित हुई। बहुत सारे विचार जो है हमारे तमाम राजनीतिक मित्रों के आए। राजनीतिक विश्लेषक सर
राकेश मिश्रा सर ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए। तो कल का इंतजार देखते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, क्या कुछ आकलन करके आते हैं, बैठक में निर्देश क्या मिलते हैं और प्रदेश को आखिरकार हासिल क्या होता है जहां वो उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन गुजारा है। तो फिलहाल क्वेश्चन आवर मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।